जितने भी आइसोटोप्स होंगे, किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे, उनमें से जिस भी आइसोटोप का हाफ लाइफ पीरियड सबसे ज्यादा होगा, हाफ लाइफ पीरियड ये अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हमने एरो दिया है इसका मतलब है कि ज्यादा, डाउनवर्ड में हम दे देंगे इसका मतलब है कि कम। तो जिसका भी हाफ लाइफ पीरियड सबसे ज्यादा होता है उसी को पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है, क्योंकि जिसका हाफ लाइफ पीरियड सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और हम लोग हमेशा स्टेबल फॉर्म को ही कंसीडर करते हैं, ये हमारी आदत है, इसीलिए हमने C12 के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया। अब फिर चौथे ने क्वेश्चन पूछा, एक ने तो पूछा क्यों, एक ने पूछा क्यों रखते हैं इसको, चौथे ने पूछ दिया कि सर एक बात बताइए क्या इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं कर सकते? बोले एकदम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बस चूंकि होता है क्या है कि हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे साइंटिस्टों ने हमें दिया है। बाकी बिल्कुल कर सकते हैं, इस पर भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन इसके डेफिनेशन से कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं आपके सॉल्यूशन पर और ना ही आपके आंसर पर। तो हम लोग थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे, है क्या कि हम लोग देखेंगे, तब कहते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे सर? तो बोलेंगे देखिए सर, डिफाइन करने का ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन number of particles present in 12 gram of C12 is called 1 mole। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा, सर आप क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं व्हाट इज मोल और डिफाइन कर रहे हैं 1 मोल के रिस्पेक्ट में। तो याद रखिएगा साइंस में नॉर्मली किसी भी चीज का जो डेफिनेशन होता है वो किसी न किसी कांस्टेंट वैल्यू के अगेंस्ट ही डिफाइन किया जाता है। तो भले ही हम क्वेश्चन पूछे मोल के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमारा जो वैल्यू होना चाहिए, हमारा जो डेफिनेशन आता है वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में आता है, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक। और इसको देखेंगे, तब कह दिया कि सर ये कैसे हम लोग अब ये कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी हैव इन 1 मोल, देन समवन आस्क्ड, ओके। तो हम लोग एक मैथमेटिकल रिलेशन बना सकते हैं, मैथमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12, बिकॉज कि हम लोग कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, तो कार्बन तो उसी का तो 1 मोल डिफाइन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन 12, यानी कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उसी को हम लोग कहेंगे 1 मोल। और याद रहे बस ये जो सब्सटेंस है, इट मींस ये कार्बन 12 और इस पार्टिकल्स के बीच के रिलेशन को स्टेबलाइज करने में ही हमें 1 से 2 दिन लग जाते हैं, और इसके स्टेबलाइजेशन को, इसके रिलेशन को यदि आप पढ़ लिए, पूरी गारंटी है कि मोल कॉन्सेप्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन तो देखने के साथ ही बनेंगे, इसकी पूरी गारंटी। तब कहते हैं कि सर एक बात बताते हैं, हम क्या करते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स आएंगे उसको हम लोग 1 मोल कहेंगे। सुनिएगा फिर से कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने पार्टिकल्स होंगे उसे 1 मोल कहेंगे। तो हम डायरेक्टली ये भी तो कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन ऑल्सो नोन एज 1 मोल। बोलेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स आएंगे उसको 1 मोल कहेंगे, तो जितने पार्टिकल्स 12 ग्राम में आएंगे तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। इट मींस 12 ग्राम कार्बन 12 इज नोन एज 1 मोल। इस रिलेशन को अगर यदि आप समझ रहे हैं, इस रिलेशन को खूब देर लगाइए, बहुत समय लगाइए समझने में, बहुत समय लगाइए।
लेकिन इस रिलेशन को समझिए, देखिए तो हमारे पास मास का रिलेशन बन गया क्या मोल के साथ, हमारे पास नंबर का रिलेशन बन गया क्या मोल के साथ। इट मीन्स कि एक सिंपल डेफिनेशन हमें मास और नंबर के बीच के रिलेशन को स्टेबलाइज कर दिया मोल के साथ, मतलब हम ठीक ठाक वे में जा रहे हैं। आप एक बार इसे देखिए और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि तब किसी ने पूछ लिया कि सर उस रिलेशन को हम लोग जो स्टेबलाइज किए हैं अब हम लोग उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो कहते हैं कि 1 मोल कार्बन 12 is equal to number of particles in 12 ग्राम कार्बन 12 और 12 ग्राम कार्बन 12। हमने अभी ये तो देख लिया। अब कहते हैं सर इसका मोल और मास और सब्सटेंस के बीच रिलेशन हमको क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो बोलेंगे कि तब किसी ने पूछ दिया कि सर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा। तब एक साइंटिस्ट आए एवोगाड्रो, हालांकि मैं घरेलू मेथड से बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन उन्होंने कुछ अलग तरीका अपनाया था। तो हम लोग उस फॉर्मूला को भी अपनाएंगे, हम लोग उस प्रोसेस को भी फॉलो अप करेंगे कि जिसमें उन्होंने ये कैसे कैलकुलेट किया था। हालांकि ये बहुत टफ है कि ह्यूमन बॉडी इस वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए, इसीलिए उन्होंने कुछ फार्मूलाज को लिया था, कुछ कॉन्सेप्ट को यूज किया और बाय यूनिटरी मेथड उन्होंने कंप्लीट किया था मोल कॉन्सेप्ट को और इस नंबर को कैलकुलेट किया। लेकिन हम लोग इसको एक बहुत ही आसान तरीके से घरेलू मेथड से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है और मेरा मानना है कि अगर यदि हम लोग इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे लिए साइंस बहुत टफ नहीं रहेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि फिंगर टिप कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया जाना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन बनाने में, सॉल्यूशन करने में हमें सहूलियत हो। एक सवाल ये भी अपने आप से पूछिए कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं क्या हम उस प्रॉपर मेथड से, उस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्या हम नीट और जेईई के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सिर्फ डिग्री से तो नहीं हो सकते। बेटर है कि हम लोग कॉन्सेप्ट पर इस लेवल पर पकड़ रखें कि चूंकि हमारे पास 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस आते हैं बनाने के लिए, और आप सोचिए कि इट मीन्स कि ऑलमोस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन। इट इज़ वेरी टफ टू सॉल्व, वेरी टफ इट इज़। ओके, तो एक साइंटिस्ट आए एवोगाड्रो, उन्होंने यहाँ पर 12 ग्राम का बाट रखा, वैल्यू रखा 12 ग्राम, और उन्होंने तराजू के दूसरे पलड़े पर, दूसरे साइड पर रखा 12 ग्राम बराबर कार्बन। उन्होंने 12 ग्राम कार्बन को रखा। फिर हम लोग देखते हैं, तब उन्होंने ये कार्बन को रखा और उन्होंने इस कार्बन के एटम्स को काउंट करना शुरू किया। कार्बन के एटम्स को काउंट करना शुरू किया। तो जो उन्होंने, हालांकि उन्होंने ऐसे किया नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें समझने का एक अच्छा तरीका चाहिए। तो हमारे पास एक तराजू था, हमने 12 ग्राम लिया, कार्बन एटम लिया, तो उन्होंने काउंट किया। हालांकि अगर यदि हम लोग काउंट भी करेंगे, अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे भी काउंट करना शुरू, स्टार्टिंग लाख से शुरू करें, तो ये इतना बड़ा वैल्यू है, इतना बड़ा वैल्यू है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसको काउंट करने में ऑलमोस्ट हमारे लगभग तो पूरी जिंदगी में बाय बर्थ, फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ हम लोग ये काउंट नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा वैल्यू है, लेकिन फिर भी
हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इसका जो वैल्यू उन्होंने काउंट किया दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो उन्होंने कहा कि ये जो 23 पार्टिकल्स होगा यही 1 ग्राम होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। भरोसा रखिए हम लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और एक्सट्रीम लेवल के डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सट्रीम लेवल के डिटेल में एवोगाड्रो नंबर को डिफाइन करेंगे। तब कहते हैं हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आया। हम लोग कम से कम 2 मेथड देखेंगे एवोगाड्रो नंबर के कैलकुलेशन का और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तब कहते हैं, तब लोगों ने कहा कि चूंकि एवोगाड्रो साहब आपने इस वैल्यू को काउंट किया है, इस वैल्यू को फाइंड आउट किया है, तो चलिए इस नंबर को आपके ही सम्मान में, आपके ही नाम पर रख देते हैं। दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को जो डिफाइन किया गया, एवोगाड्रो नंबर को जो बोला गया, बोला इसका जो सिंबॉलिक होगा दैट इज एन ए और एन नॉट। बहुत सारे किताब एन नॉट लिखते हैं, जैसे आप MTG पब्लिकेशन की बुक को पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है एन नॉट से, लेकिन बेसिकली हम जो डिफाइन करेंगे वो एन ए से। नॉट सोडियम, एन ए मीन्स कैपिटल एन और कैपिटल ए, बट ए शुड बी स्मॉलर इन साइज। तो ये हुआ हमारा एवोगाड्रो नंबर, उन्होंने काउंट किया और निकाला। अब देखेंगे हम लोग एवोगाड्रो नंबर का यूज। तो चलिए हम लोग इस चीज को नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आएगा आपका। चलिए, थैंक यू।